रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड, ये एक ऐसे आइडिया से शुरू होती है जो पैसे को लेकर हमारी सारी समझ पर ही सवाल खड़े कर देता है। बिल्कुल। ये कहानी है दो पिताओं की, एक गरीब डैड जो बहुत पढ़े लिखे थे और एक अमीर डैड जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, पर पैसों के मामले में एक जीनियस थे। तो आज हम इस किताब के 6 सबसे बड़े आइडियाज को डिकोड करने वाले। और ये सिर्फ नियम नहीं है, हम उस सोच की यात्रा पर चलेंगे जो किसी को भी आर्थिक रूप से आजाद बना सकती है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किताब कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका पूरा फोकस है फाइनेंशियल लिटरेसी पर, यानी पैसे की समझ पर। लेखक के जो असली पिता थे, गरीब डैड, वो हमेशा कहते थे खूब पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी सेफ जॉब मिल सके। हाँ, जो हम सबने सुना है। और वहीं उनके दोस्त के पिता अमीर डैड कहते थे खूब पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। बस यही सोच का फर्क इस पूरी किताब की नींव है। तो चलिए पहले कदम से ही शुरू करते हैं, जो सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। स्रोत में एक गधे और गाजर की कहानी है। एक आदमी गधे के आगे गाजर लटका देता है और गधा बस उसे पाने के लिए चलता रहता है, पर वो गाजर वो हमेशा उसकी पहुंच से बाहर ही रहती है। और ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है। बिल्कुल, जो जिंदगी भर बस अगली सैलरी के लिए भागते रहते हैं। इसी को किताब में रैट रेस कहा गया है। ये डर और लालच का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। डर और लालच कैसे? डर के बिना पैसों के बिल कैसे भरेंगे, और लालच कि ज्यादा पैसों से हम और अच्छी चीजें खरीद सकते हैं। तो होता ये है कि जैसी हमारी सैलरी बढ़ती है, हम अपना लाइफस्टाइल भी बढ़ा लेते हैं। हाँ, बड़ा घर बड़ी गाड़ी। एग्जैक्टली। और नतीजतन हम उसी दौड़ में और तेज भागने लगते हैं। तनख्वाह तो बढ़ती है, लेकिन आर्थिक आजादी कभी नहीं मिलती। ये बात बहुत से लोगों को चुभ सकती है। मतलब आप कह रही हैं कि प्रमोशन और सैलरी हाइक भी एक तरह का जाल हो सकता है? हो सकता है, अगर आप सावधान ना हो। क्योंकि हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा आजादी, लेकिन असल में हम बस अपने पिंजरे को बड़ा और सुनहरा कर रहे होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पिंजरा सोने का हो जाता है, लेकिन रहता पिंजरा ही है। हाँ, और अमीर डैड ने इसे सिखाने के लिए जो तरीका अपनाया था वो तो कमाल का था। वो कहानी बहुत अच्छी है। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक अमीर डैड से पैसे कमाना सीखना चाहते थे, तो अमीर डैड ने उन्हें अपनी एक दुकान में 10 सेंट प्रति घंटे पर काम पर रख लिया। बस 10 सेंट? हाँ। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट ने शिकायत की कि पैसे बहुत कम है, तो अमीर डैड ने क्या किया, उनकी सैलरी 0 कर दी। 0? हाँ, 0। और कहा अब बिना पैसों के काम करो और अपना दिमाग इस्तेमाल करो। काम करते करते उन्होंने एक मौका देखा। दुकान की क्लर्क हर हफ्ते पुरानी कॉमिक्स फेंक देती थी। अच्छा? बस यही उनका दिमाग चला। उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से डील की कि वो फेंकी हुई कॉमिक्स ले लेंगे, पर एक शर्त पर कि वो उन्हें बेचेंगे नहीं। ओके, तो फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने उन कॉमिक्स की एक लाइब्रेरी बना ली और दूसरे बच्चों को 2 घंटे के लिए 10 सेंट पर किराए पर देने लगे। उन्होंने माइक की बहन को लाइब्रेरियन बनाया और उसे हर हफ्ते $1 देते थे। अरे वाह! कुछ ही महीनों में वो हर हफ्ते करीब $9.5 कमा रहे थे, और वो भी बिना वहां मौजूद हुए। देखिए, इस कहानी का असली मतलब समझिए। जब उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही थी, तो उनका दिमाग सैलरी से हटकर अवसर खोजने पर लग गया। सही बात है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो उनके लिए पैसे कमा रहा था। यही है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। ये माइंडसेट का पहला और सबसे बड़ा बदलाव है। तो इस कॉमिक्स वाले बिजनेस से ये तो समझ आ गया कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए, लेकिन ये तो सिर्फ एक आइडिया था। ऐसे और आइडिया सोचने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसे ही लेखक फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। बिल्कुल, और यहीं से हमारा दूसरा सबक शुरू होता है। और इसकी अहमियत समझाने के लिए स्रोत में एक अविश्वसनीय कहानी है। 1923 में शिकागो के एक होटल में देश के सबसे अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन इकट्ठा हुए। मैं जानती हूँ ये कहानी। सोचिए, बड़ी बड़ी स्टील कंपनियों, यूटिलिटी कंपनियों के मालिक, उस वक्त उन सब के पास अमेरिका की सरकार से भी ज्यादा पैसा था। लेकिन कहानी का अंत बहुत ही चौंकाने वाला है। 25 साल बाद उनमें से ज्यादातर या तो कंगाल होकर मरे, या उन्होंने खुदकुशी कर ली, या अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब देश के सबसे अमीर लोग और उनका अंत ऐसा। हाँ, ये तो इस विचार को ही तोड़ देता है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाती। बिल्कुल। इससे साफ है कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी स्किल है।
और यहीं पर फाइनेंशियल लिटरेसी काम आती है। हाँ, स्रोत में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर आपको इतनी ऊंची इमारत बनानी है तो आपको बहुत गहरी और मजबूत नींव खोदनी होगी। संपत्ति बनाने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी ही वो नींव है। सही। बिना इस नींव के लॉटरी जीतने वाले भी कुछ ही सालों में वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। ये बात हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल उठाती है। हम स्कूल में मुश्किल से मुश्किल गणित सीखते हैं, इतिहास की तारीखें रटते हैं, लेकिन पर्सनल फाइनेंस या टैक्स के बारे में एक चैप्टर तक नहीं होता। यही तो विडंबना है। स्कूल हमें एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाते हैं, एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बनना सिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि पैसे के लिए कैसे काम किया जाए, लेकिन वो ये कभी नहीं सिखाते कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। और यही अमीर और बाकी लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। और इसी अंतर को समझने के लिए तीसरा सबक, शायद सबसे सरल लेकिन सबसे जरूरी है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझें। अमीर डैड का एक सिद्धांत था, किस, कीप इट सिंपल स्टूपिड। हाँ। और ये नियम वाकई बहुत सिंपल है। स्रोत के मुताबिक परिभाषा एकदम सीधी है। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। बस इतना ही। बस इतना ही। अमीर लोग अपनी पूरी जिंदगी एसेट्स यानी संपत्ति खरीदने में लगाते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्ग के लोग लायबिलिटीज यानी देनदारियां खरीदते हैं, जिन्हें वो गलती से एसेट्स मान लेते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो हमारा अपना घर है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है। बिल्कुल। लेकिन अमीर डैड के हिसाब से अगर आप उस घर में खुद रहते हैं तो एक लायबिलिटी है। आपको उसका लोन चुकाना है, प्रॉपर्टी टैक्स देना है, मेंटेनेंस पर खर्च करना है। वो लगातार आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। हाँ। लेकिन अगर आप उसी घर को किराए पर दे दें और उस किराए से आपकी लोन की किश्त और सारे खर्चे निकल जाए और फिर भी कुछ पैसा आपकी जेब में आए, तो वही घर एक एसेट बन जाता है। चीज वही है, बस कैश फ्लो का पैटर्न बदल गया। मुझे लगता है ये सुनने के बाद कई लोग अपने घर और गाड़ी को थोड़ी अलग नजर से देखने वाले हैं। देखना ही चाहिए। वो चीजें जिन्हें हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझते थे, असल में हमारी सबसे बड़ी देनदारियां हो सकती हैं। बिल्कुल। और यही कैश फ्लो का पैटर्न अमीर और मध्यवर्गीय लोगों के बीच का फर्क तय करता है। मध्यवर्गीय इंसान की सैलरी आती है और वो सीधे लायबिलिटीज के कॉलम में चली जाती है। होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स। हाँ, पैसा आता है और चला जाता है। वहीं अमीर लोग अपनी कमाई से पहले एसेट्स खरीदते हैं, जैसे कोई किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक या कोई बिजनेस। ये एसेट्स उनके लिए और पैसा कमाते हैं, जिससे वो अपने खर्चे पूरे करते हैं। मतलब उनका पैसा उनके लिए और पैसा बनाता है। एग्जैक्टली। और इसी आइडिया को और आगे ले जाता है चौथा सबक, अपने काम से काम रखें। ये भी बहुत दिलचस्प है। इसकी कहानी भी कमाल की है। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक एक बार MBA छात्रों से बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा, आप लोग जानते हैं मैं किस बिजनेस में हूं? सबने कहा, बेशक, आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। रे क्रॉक हंसे और बोले, नहीं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। इस कहानी का सार ये है कि हमें अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस में फर्क समझना होगा। रे क्रॉक का प्रोफेशन था हैमबर्गर बेचना, लेकिन उनका बिजनेस, उनका असली बिजनेस था उन जगहों की जमीन खरीदना जहां मैकडॉनल्ड्स खुलता था। एक डॉक्टर का प्रोफेशन डॉक्टरी है, लेकिन उसका बिजनेस उसकी संपत्ति और निवेश है। तो आप ये कह रही हैं कि मेरा बिजनेस वो है जो मेरा एसेट कॉलम बनाता है, ना कि मेरी 9 से 5 की नौकरी। नौकरी तो बस प्रोफेशन है। एकदम सही। ये सबक कहता है कि अपनी नौकरी करते रहो, लेकिन अपनी कमाई से सिर्फ खर्चे मत करो, बल्कि अपने एसेट कॉलम को बनाने पर ध्यान दो। अपना असली बिजनेस खड़ा करो। और एसेट्स के कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? स्रोत में कुछ अच्छे उदाहरण हैं। ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, रियल एस्टेट जो कैश फ्लो दे, स्टॉक, बॉन्ड वगैरह। इसी से जुड़ी एक और कमाल की बात है स्रोत में। अमीर लोग लग्जरी आइटम जैसे महंगी कार या बड़ी छुट्टियां सबसे आखिर में खरीदते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वो पहले अपने एसेट से पैसिव इनकम का एक फ्लो बनाते हैं। जब उनके एसेट से इतनी कमाई होने लगती है कि वो उनके शौक पूरे कर सकें, तब वो लग्जरी खरीदते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। ये मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता की सोच से मैं इसे अफोर्ड करने के लिए कौन सा एसेट बना सकता हूं की सोच पर जाना है। बिल्कुल। सवाल खरीदने का नहीं, सवाल यह है कि उसे खरीदेगा कौन। आप अपनी मेहनत की कमाई से या आपका पैसा आपके लिए। वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है।
और यही हमें 5वें सबक पर लाता है, जो थोड़ा रहस्यमयी लगता है। अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं, इसका क्या मतलब है? स्रोत में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का उदाहरण है। टेलीफोन बनाने के बाद उन्होंने वेस्टर्न यूनियन को अपना पेटेंट और कंपनी सिर्फ $1 लाख में बेचने की पेशकश की। अच्छा, मुझे ही नहीं पता था। हाँ, वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने कहा दाम बहुत ज्यादा है और मना कर दिया। बाद में उसी आविष्कार से AT&T जैसी विशाल कंपनी बनी। मतलब अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा हुआ। और वेस्टर्न यूनियन ने एक जबरदस्त मौका गंवा दिया। तो इस सबक में 2 चीजें मिलती हैं, एक आपका फाइनेंशियल IQ और दूसरी हिम्मत। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने का जिगरा भी चाहिए। सही। स्रोत कहता है कि हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है। पैसा असली चीज नहीं है, असली चीज है उसे बनाने का विचार, वो मौका जिसे बाकी लोग नहीं देख पाते। रॉबर्ट की अपने जीवन का एक उदाहरण है। 90s के दशक में एरिजोना में मंदी थी, रियल एस्टेट मार्केट डूबा हुआ था, लोग डर के मारे अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे थे। डर में लोग अक्सर गलत फैसले लेते हैं। बिल्कुल। रॉबर्ट ने इस डर में एक मौका देखा। उन्होंने नीलामी में एक घर जिसकी कीमत $75,000 थी, सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। ओके। फिर उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया, 75,000 का घर सिर्फ $60,000 में, $5,000 डाउन पेमेंट दें और घर आपका। यहाँ देखिए क्या हुआ, उनके पास खरीदारों की लाइन लग गई, घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। और उन्होंने $20,000 लगाकर $60,000 कमाए, वो भी एक कानूनी तरीके से, बिना टैक्स दिए। वाह। सिर्फ कुछ घंटों के काम में उन्होंने $40,000 का कैपिटल गेन बनाया। उन्होंने पैसा इन्वेंट किया। ये मौका हमेशा से वहां था, लेकिन इसे देखने के लिए एक प्रशिक्षित दिमाग चाहिए था। तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर और आम इन्वेस्टर में यही फर्क है। हाँ। क्या फर्क है? आम इन्वेस्टर बाजार से म्यूचुअल फंड जैसी पैकेज्ड चीजें खरीदता है, जबकि प्रोफेशनल इन्वेस्टर खुद मौके बनाता है, उन्हें क्रिएट करता है। अच्छा। और इसके लिए 3 स्किल्स चाहिए। पहला, ऐसे मौकों को खोजना जिन्हें बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। दूसरा, पैसा जुटाना, भले ही वो आपका अपना ना हो। और तीसरा, अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को काम पर रखना और उन्हें मैनेज करना। और इन सभी स्किल्स को सीखने के लिए ही छठा और आखिरी सबक है, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। ये मेरा पसंदीदा सबक है। स्रोत में एक महिला जर्नलिस्ट की कहानी है जो एक बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी। वो लिखने में बहुत अच्छी थी। रॉबर्ट ने उसे सलाह दी कि उसे एक सेल्स ट्रेनिंग कोर्स करना चाहिए। ये सुनते ही वो जर्नलिस्ट भड़क गई। उसने कहा, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है, मैं एक सेल्स पर्सन बनने जैसा छोटा काम क्यों करूं? और यहीं पर वो गलती कर गई। उसका हुनर लिखने का था, लेकिन बेस्ट सेलिंग लेखक बनने के लिए लिखना ही काफी नहीं, बेचना भी आना चाहिए। सही बात है। अमीर डैड हमेशा सीखने पर जोर देते थे, जबकि गरीब डैड जॉब सिक्योरिटी पर। दुनिया हमें एक ही चीज में स्पेशलाइज करने के लिए इनाम देती है, लेकिन असल जिंदगी में सफल होने के लिए आपको कई स्किल्स का जनरलिस्ट बनना पड़ता है। ये बात एकदम सच है। हम कितने ही टैलेंटेड सिंगर्स, आर्टिस्ट्स या क्रिएटर्स को देखते हैं जो आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना टैलेंट बेचना और मार्केट करना नहीं आता। हाँ। रॉबर्ट ने खुद यही किया। वियतनाम युद्ध से लौटने के बाद उन्होंने ज़ेरॉक्स कंपनी में सेल्स की नौकरी की, सिर्फ इसलिए ताकि वो बेचने के अपने डर पर काबू पा सकें। अच्छा। वो बहुत शर्मीले थे और किसी को नो सुनना उन्हें गवारा नहीं था। उन्होंने वो नौकरी पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा हुनर सीखने के लिए की जो उन्हें जिंदगी भर काम आने वाला था। अमीर डैड की एक सलाह भी थी कि 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का जोखिम लेना ठीक है। हाँ, क्योंकि तब आपके पास उभरने और फिर से शुरुआत करने के लिए सालों का समय होता है। ये भी सीखने के लिए रिस्क लेने को ही बढ़ावा देता है। तो अगर हम इन सभी 6 सबकों को जोड़कर देखें, पैसे के लिए काम मत करो, फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करो, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो, अपना खुद का बिजनेस बनाओ, मौके पहचान कर पैसा इन्वेंट करो और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। हाँ। और जब आप इन सभी सबकों को एक साथ देखते हैं तो एक ही बात सामने आती है, ये पैसे के बारे में नहीं बल्कि आपकी मानसिकता के बारे में है। माइंडसेट। गरीब डैड की सोच सुरक्षा और डर पर अटकी थी, नौकरी खोने का डर, रिस्क लेने का डर, जबकि अमीर डैड की सोच अवसर और आजादी पर आधारित थी। सही। हर सबक, चाहे वो एसेट्स खरीदना हो या सीखने के लिए काम करना, इसी एक फंडामेंटल शिफ्ट के बारे में है, डर की दुनिया से निकलकर अवसर की दुनिया में कदम रखना। बिल्कुल। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे जो सीधे स्रोत से आता है। जरूर। स्रोत एक सवाल पूछता है कि अगर आज कोई अपनी नौकरी छोड़ दे तो बिना उस तनख्वाह के कितने दिन गुजारा चल पाएगा?
ये सवाल सिर्फ बचत के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात की असली परीक्षा है कि हमारा सबसे बड़ा एसेट, हमारा दिमाग, हमारे लिए कितनी संपत्ति बना रहा है।